हेलो स्टूडेंट, मैं विराट। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 पे, जहाँ पे हम आज देखने वाले हैं कि इस पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम किस तरह से विजर गुणन विधि से कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप देखते रहना। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस क्वेश्चन को देखिए। देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमसे बोला गया है कि जो निम्नरेखिक समीकरण हैं, सबसे पहले हमें उनको ये चेक करना है क्या वे अद्वितीय हल बना रहे हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल बना रहे हैं, या कोई हल बना ही नहीं रहे हैं। यदि वो एक अद्वितीय हल बना रहे हैं, यदि तब हमें उसे विजर गुणन विधि से हल करना है, अन्यथा उसे ऐसे ही छोड़ देना है। देखो, हमें सबसे पहले इसमें यह चेक कर लेना है कि क्या ये अद्वितीय हल बना रहा है। तो उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2। भूल गए क्या? वही करने वाले हैं। देखो थोड़ा थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। देखो, अगर a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के, सही है, और ये इक्वल ना हो c1/c2 के, सही है, तो ऐसी कंडीशन में बनाते थे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, सही है, और समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर जाती थी, ये एक दूसरे को नहीं कट करती थी। अगर कट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन भी नहीं मिलेंगे, तो कोई हल नहीं होता था, कोई हल नहीं। क्लियर है? और फिर मैंने आपको यह बताया था कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, b1/b2 के, तो फिर फर्क नहीं पड़ता ये c1/c2 के बराबर है या नहीं है। सही है, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इतनी चीज देखनी होती है वैसे तो हमें, ये फर्क नहीं पड़ता c1/c2 के इक्वल है या नहीं है। देखो, a1/a2 अगर बराबर नहीं है, सही है, a1/a2 अगर बराबर नहीं है, तब एक हल मिलेगा जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल, केवल एक हल, सही है, एक हल मिलेगा और लाइन आपस में कट करके जा रही होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनती है। क्लियर है? और यदि ऐसा हो कि a1/a2 ही ना बराबर हो b1/b2 के, और सारा ही ना बराबर हो c1/c2 के, तब ऐसी कंडीशन में लाइन एक दूसरे के ऊपर जाती हैं, सही है, और उनको हम संगत रेखाएं कहते हैं, और वे संपाती रेखाएं भी होती हैं। और वहां पे क्या बनता हमारा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, या हम ये कह देते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन, अनंत हल। सही है, अनंत हल। सारी बात क्लियर हुई? सबसे पहले हम इससे चेक कर लेंगे कि कौन कौन से समीकरण युग्म हमें क्या बना रहे हैं, अद्वितीय हल बना रहे हैं। यदि अद्वितीय हल बना रहे होंगे तब हम क्या करेंगे, उस पे विजर गुणन विधि से उसको सोल्व करेंगे, अन्यथा उसको हम ऐसे ऐसे ही छोड़ देंगे। बात क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के अनुपात से कौन सा मैच कर रहा है। क्लियर है? तो a1/a2 देख लेते हैं। पहले ये बताओ a1 क्या होता है। a1 होता है फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक, फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक a1 होता है, सही है। सेकंड इक्वेशन में x का गुणांक a2 होता है। a1/a2 कितना है, 1/3 आया। अब बात कर लेते हैं b1/b2 की। b1/b2, b1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन y का गुणांक, तो फर्स्ट इक्वेशन में y का गुणांक -3 है, देख लो चाहे तो। y का गुणांक, गुणांक मतलब जो गुना में लिखा हुआ होता है, और सेकंड इक्वेशन में y का गुणांक -9 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 9, सही है, 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3। अभी तक तो बराबर आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं क्या c1/c2 भी बराबर है। c1/c2 देखना, c1 कितना है, -3 है, c1 मतलब अचर पद, सही है, और c2 कितना है,
माइनस के 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना है 3/2। अब देखो यहाँ से कंडीशन क्या अराइज हो रही है कि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, बट बराबर नहीं है C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कि A1/A2 तो बराबर हो बट C1/C2 आपस में बराबर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनते हैं हमारे, कोई भी हल नहीं बनता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और यदि कोई हल है ही नहीं तब हम उसके हल निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि कोई हल ही नहीं है, ना तो उसका प्रतिस्थापन विधि से, ना विजर गुणन विधि से, ना ही हम विलोपन विधि से उसका हल निकाल ही नहीं सकते। तो हम इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ेंगे, हम केवल विजर गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि वहां लगाते हैं जहां पर अद्वितीय हल, केवल एक सॉल्यूशन होता है। सही है, आप इसको नोट कीजिए, मैं इसका सेकंड पार्ट बताता हूं। चेक करते हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। A1/A2 चेक कर लेते हैं सबसे पहले, A1/A2। तो A1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में x का गुणांक, इक्वेशन फर्स्ट में x का गुणांक 2, और A2 क्या होता है, A2 होता है इक्वेशन सेकंड में x का गुणांक 3। ठीक है, तो A1/A2 हमारे कितना आया है, 2/3 आया है। अब देख लेते हैं B1/B2 क्या आ रहा है, B1/B2 देखना, B1 है हमारा 1 और B2 कितना है 2। सही है, अब देखो ये आपस में ही बराबर नहीं आ रहे, तो तीसरा चेक करो या मत करो। सही है, अब C1/C2 भी चेक कर लेते हैं, C1/C2 5/8। सही है, अक्षर पद का अनुपात। सही है, अब एक बात बताओ, यहां से कंडीशन आ रही है कि A1/A2 क्योंकि ये 2/3 है वो बराबर नहीं है B1/B2 के, क्योंकि वो 1/2 है, बराबर कहां से हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। वो आपस में बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि 5/8 है, 5/8 है। तो देखो ना ही A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ना ही C1/C2 के, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, और हमें वही तो चाहिए। सही है, तो यहां से हम क्या कहेंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अगर ये अद्वितीय हल है तब तो हमें इसमें विजर गुणन विधि से इसको सोल्व करना पड़ेगा। सही है, तो मैं इसको विजर गुणन विधि से हल करने वाला हूं कि इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या क्या आने वाली है। देखना, x के बटे में हम क्या नंबर रखेंगे, x वाले पार्ट को छिपा लो, और फर्स्ट इक्वेशन में y का गुणांक 1, सेकेंड इक्वेशन में y का गुणांक 2, फर्स्ट इक्वेशन में अचर पद -5 और सेकेंड इक्वेशन में अचर पद -8। अब माइनस के y के बटे में इस बार y को छिपा लो, तो y को छिपाएंगे तो x का गुणांक 2, दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक 3, फर्स्ट इक्वेशन में अचर पद -5 और सेकेंड इक्वेशन में अचर पद -8। क्लियर है, और इधर जिस टाइम पे हम 1 के बटे में रखेंगे तो अचर पद को छिपा लेंगे, तो x का गुणांक 2 और x का गुणांक 3, x का गुणांक 1, x का गुणांक 2। सही है, अब देखो x के बटे में, देखो x के बटे में ऊपर वाला मल्टीप्लाई करता है नीचे, ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 एकम 8, एक माइनस खुद से लेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 दूनी 10 बराबर माइनस के y बटे में, ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस के 8 दूनी 16, एक माइनस खुद से। अब देखना माइनस प्लस माइनस, और देखना 5 दिया 15। अब देखो इसको 2 दूनी 4, -3 एकम 3। सही है, अब देखो x बटे माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस के y बटे माइनस के 16 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बटे में 1, 1 बटे 1 मतलब 1, 4 में से 3 के 1 आएगा ना, तो ये कितना x बटे में 10 में से 8 गए 2 बराबर, और ये नीचे कितना बचा माइनस के y बटे माइनस के 16 प्लस के 15 तो माइनस के 1 इज इक्वल टू 1। सही है, अब देखो माइनस से माइनस कटा तो ये कितना आ गया, ये आ गया x बटे 2 बराबर y बराबर 1। सही है, यही आया ना। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, अगर मैं फर्स्ट को थर्ड के इक्वल लूँ, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल,
तो फर्स्ट व थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड से, तो x बटे 2 बराबर 1, तो x की वैल्यू 2 आ गई, और y और फर्स्ट व थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड से लेंगे तो y इज इक्वल टू 1 है पहले से ही वो तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। इस तरह से हमने कैसे सोल्व किया इसको? विजर गुणन विधि से सोल्व किया। कब? जिस टाइम पे दोनों रैखिक समीकरणों के जो हल थे वे अद्वितीय हल थे, ये चेक करने के बाद हमने इस पे विजर गुणन विधि लगाई और इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला है। तो आप सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे। आप इससे पहले नोट कीजिए, मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखना स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले इसको ये देख लेते हैं कि इसके हल किस प्रकार के हैं। तो हमें उसके लिए a1/a2, b1/b2, c1/c2 से चेक करना होगा सॉल्यूशन। देखते हैं a1/a2 क्या बता रहा है इसका। a1/a2, a1 क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक। a2 क्या होता है? सेकंड इक्वेशन में x का गुणांक 6, 3 दूनी 6, 1/2। b1/b2 चेक कर लेते हैं। b1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में y का गुणांक विद साइन -5, सेकंड इक्वेशन में y का गुणांक विद साइन 10, माइनस से माइनस कटा, 5 × 5, 5 दूनी 10, 1/2। अब c1/c2 चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अचर पद 20, सेकंड इक्वेशन में अचर पद 40, 20 दूनी 40, 1/2। तो देखो कंडीशन यहाँ से क्या राइज हो रही है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और सारा ही इक्वल है c1/c2 के, और ऐसी कंडीशन में अपरिमित रूप से अनंत हल बनते हैं। क्लियर है? हम क्या कहेंगे? अपरिमित रूप से अनंत हल। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है जब केवल विजर गुणन लगाना है, जब अद्वितीय हल होंगे, वरना तो ऐसे ही छोड़ते रहना है उनको इस तरह से दिखा करके। क्लियर है? आप इसको नोट कीजिए, मैं इसका फोर्थ पार्ट बताता हूँ। देखना स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट को सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये अद्वितीय हल बना रहा है या नहीं बना रहा है, क्योंकि हम जब भी विजर गुणन विधि लगाने वाले हैं। तो देखो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। a1/a2 इज इक्वल टू a1 x का गुणांक फर्स्ट इक्वेशन में 1, a2 x का गुणांक सेकेंड इक्वेशन में, b1/b2 चेक कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में y का गुणांक विद साइन 3, इक्वेशन सेकेंड में y का गुणांक विद साइन, तो -3 से -3 कटा तो 1। c1/c2 चेक कर रहे हैं हम। c1 अचर पद फर्स्ट इक्वेशन में विद साइन माइनस के साथ, अचर पद -15, माइनस से माइनस कटा, तो c1/c2 क्या आया है? 7/15 आया है। तो इस तरह से हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और सारा ही बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ऐसी कंडीशन में अपरिमित रूप से अनंत हल बनते हैं। तो देखो अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, अब मैं इसमें विजर गुणन विधि लगाने वाला हूं। विजर गुणन विधि से, अब इसमें मैं विजर गुणन विधि लगाऊंगा। तो विजर गुणन विधि क्या होता है? x के बटे में कुछ नंबर्स माइनस के y के बटे में कुछ नंबर्स इज इक्वल टू 1 के बटे में कुछ नंबर्स। क्लियर है? x के बटे में नंबर क्या आएंगे? x वाले पार्ट को छिपा लेंगे। -3 से फर्स्ट इक्वेशन में y का गुणांक, -3 सेकेंड इक्वेशन में y का गुणांक। अब देखो अचर पद -7 और ये -15, इस तरह से आ गया x के बटे में नंबर्स, डिवाइड में नहीं होते, फिर से बता रहा हूँ, सही है। और y के बटे में y वाले पार्ट को छिपा लेंगे। x का गुणांक फर्स्ट इक्वेशन में 1, x का गुणांक सेकेंड इक्वेशन में 3, अचर पद फर्स्ट इक्वेशन में -7, अचर पद फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में -15। अब हम 1 के बटे में क्या रखेंगे? अचर पद के बटे में अचर पद वाले टर्म्स को हमें छिपा लेना होता है। अब सिर्फ गुणांक आएंगे। x का गुणांक फर्स्ट इक्वेशन में 1, सेकेंड इक्वेशन में x का गुणांक 3, फर्स्ट इक्वेशन में y का गुणांक -3, सेकेंड इक्वेशन में -3 y का गुणांक। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब देखना x बटे ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई करता है, माइनस माइनस प्लस, सही है, माइनस माइनस प्लस, और 15 45, बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 7 21 इज इक्वल टू
माइनस के वाई बटे में, ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 15 एकम 15, माइनस के 15, एक माइनस खुद से लगाएंगे। अब नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 सत्ते 21 इज इक्वल टू 1 बटे, ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 एकम 3, एक माइनस खुद से लगाएंगे। अब नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 तिया 9, फिर से देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 एकम 3, एक माइनस खुद से लगाया, सही है। अब नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 तिया 9 इज इक्वल टू एक्स के बटे में कुछ नंबर्स। अब देखो 45 में से 21 जाएंगे तो कितने बचे, 24, सही है, 24 बचे ना, और वो भी प्लस के, इज इक्वल टू माइनस के वाई, और बटे में देखना माइनस के 15 और माइनस माइनस प्लस के 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस, माइनस के 3 प्लस के 6, सॉरी प्लस के 9, एक स्टेप आगे का बोल दिया। तो x बटे 24 माइनस के y और बटे में 21 में से 15 गए 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये भी 6 आया, क्लियर है, क्योंकि 9 प्लस और 3 माइनस, तो x बटे 24 और बराबर, अब तो इसको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ही मान लेते हैं। ये देखना फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, फर्स्ट व थर्ड से। तो फर्स्ट क्या था, x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब ये क्या आएगा, डिवाइड में उधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 बटे 6, 6 चौक 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। और अब देखो जिस टाइम पे हम सेकंड और थर्ड को आपस में बराबर रखेंगे, सेकंड व थर्ड से, सेकंड को रखो, सेकंड क्या था माइनस के y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, 6 से कट गया 6, तो माइनस के y इज इक्वल टू 1 या 1 y इज इक्वल टू माइनस के 1। इस तरह से हमारे x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। ये हमने किस तरह से निकाला है, पहले हमने ये चेक किया अद्वितीय हल है या ना, जब हमने देखा कि इसके अद्वितीय हल हैं, सही है, अद्वितीय हल होने के बाद में हमने इसमें क्या लगाया, विजन गुणन विधि लगाया, और विजन गुणन विधि लगाने के बाद में हमें पता चला कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू माइनस के 1 है, 4 और माइनस के 1, सही है, तब हमारी वैल्यू आई है। अब इसे नोट कीजिए अच्छे से, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ लो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि a और b के किस मान के लिए इन दोनों इक्वेशन के हल अपरिमित रूप से अनंत होंगे। तो देखो हमें क्या कर लेना है, अपरिमित रूप से अनंत हल की हमें कंडीशन लगानी है। तो हमें क्या लिख लेना सॉल्यूशन में, अपरिमित रूप से अनंत हल के लिए। तो भाई अपरिमित रूप से अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, और सारा ही बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। अब यहां पे जाकर के ये देखो a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक a1 होता है और दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक a2 होता है। यहाँ पे a2 की जगह पे a माइनस b है, तो a माइनस b, ये क्या हो जाएगा a2 इज इक्वल टू b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का गुणांक डिवाइडेड बाई सेकेंड इक्वेशन में y का गुणांक a प्लस बी इज इक्वल टू c1 फर्स्ट इक्वेशन में अचर पद 7, सेकेंड इक्वेशन में अचर पद 3a प्लस b और माइनस के 2। इस तरह से हमारे तीनों के तीनों पार्ट आ गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब हमें यहां से a और b का मान निकालना है। अब देखो ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट को अगर हम थर्ड के इक्वल डायरेक्ट रख दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहां पे इक्वेशंस बनेंगी, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। हमें क्या कर लेना होता है, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल रख लेना होता है। तो यहां से a और b में एक रिलेशन बनेगा, एक क्या कहते हैं उसको, एक समीकरण बनेगी। और जब हम सेकंड और थर्ड को आपस में बराबर रखेंगे तब एक समीकरण बनेगी। फिर उन समीकरणों को आपस में हल करके हमें क्या मिलने वाला है, हमें a और b का मान मिलने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं,
फर्स्ट व थर्ड से। तो हमें फर्स्ट को थर्ड के इक्वल रखना होगा। तो फर्स्ट क्या था 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस के 2। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा ये इधर। तो देख लेते हैं हम इसको क्या आने वाला है, क्या कुछ निकल के आएगा। देखना 2 से मल्टीप्लाई करेगा ये सारा, क्योंकि डिवाइड में इधर आएगा 2 से मल्टीप्लाई आएगा। तो 3 दूनी 6a प्लस 2b, सही है, और माइनस के 2 दूनी 4 इज इक्वल टू, और इधर ये सारा का सारा 7 से मल्टीप्लाई करेगा 7a माइनस के 7b। क्लियर है। अब a वाले सेम साइड, b वाले सेम साइड, b वाले को उधर ले आओ, a वाले को उधर ले जाओ। तो ये क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा 2b प्लस 7b, सही है, 2b प्लस 7b, और बाकी का क्या बनाने वाला है, इधर ही ले आओ सारों को, माइनस के 4, और ये प्लस के 6a और माइनस के 7a इज इक्वल टू 0। मैंने सारे को इधर ले आया। अब ये कितना बना दिया, 7 और 2 9 बना दिया इसने, और देखना ये माइनस के a माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी इक्वेशन आ गई है। अब हम इसे इक्वेशन थर्ड बोलने वाले हैं, सही है। अब देखते हैं इक्वेशन सेकंड कहाँ से बनेगी, जब हम सेकंड को थर्ड के इक्वल रखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, सेकंड व थर्ड से, सेकंड व थर्ड से करने वाले हैं। सेकंड क्या था, 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस के 2। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू, ये 7 से मल्टीप्लाई करेगा 7 से, सही है, ये 7 से मल्टीप्लाई करेगा 7a और प्लस के 7b। क्लियर है। फिर से सारे को इधर ले आओ, ये इधर लेके आएंगे तो देखो 9a माइनस के 7a, b प्लस इधर आएगा तो माइनस के, प्लस के 3b और माइनस के 7b, और ये माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 9a में से 7a गया तो 2a, सही है। अब देखो 3b माइनस के 7b तो कितना आया, माइनस के 4b और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेके डिवाइड में भेज दूँ, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन, तो ये कितना आया, a माइनस के 2b माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई में उधर आएगा डिवाइड में, और 0 बटे समथिंग 0, मतलब उधर आकर के a माइनस 2b माइनस का 6 बराबर 0/2, और 0/2 क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, 0। इस तरह से हमारी इक्वेशन ये 4 आ जाएगी। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3, इन दोनों में हमें क्या लगा लेना है, वेजर गुणन विधि लगा लेनी है। देखना स्टूडेंट, अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को हम हल करने के लिए हमें वेजर गुणन विधि लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, जब मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 आएगा। अब देखना वेजर गुणन विधि से, वेजर गुणन विधि से, वेजर गुणन विधि क्या होता है, पहला वाला देखो यहाँ पे b आगे आ रहा है तो b के बटे में रख लेंगे, पहले b के बटे में कुछ नंबर्स, मतलब पहले वाले चर के बटे में नंबर्स। अब ये मत सोचना यहाँ पे b क्या है, सही है, यहाँ पे a और b किसकी तरह काम कर रहे हैं, चर की तरह काम कर रहे हैं, x और y की तरह काम कर रहे हैं, सही है। माइनस के a बटे से कुछ नंबर्स और 1 बटे में कुछ नंबर्स, सही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसको, देखो आपको ऐसा लग रहा होगा क्या हम इसको किसी और विधि से कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें विलोपन लगाना सबसे ज़्यादा ईजी है, बट क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने विजर गुणन विधि पे, इसलिए मैं इसको आपको विजर गुणन विधि से ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वरना तो इसमें बोल नहीं रखा है कहीं से कहीं तक भी कि इस क्वेश्चन को हमें विजर गुणन विधि से करना है। इसमें सिर्फ a और b की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे कंडीशन के बाद में आप चाहो तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो, सही है।
बट मैं इसको विजर गुणन विधि से करके बता रहा हूँ, आप इसको खुद एक बार ट्राई करना विलोपन विधि से, और मैं वो भी बता दूंगा कैसे ट्राई करना है। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे, वहां से ए वाला पार्ट कट जाएगा, बी वाली वैल्यू निकल जाएगी, और बी की वैल्यू निकाल करके कोई सी भी एक इक्वेशन में जा करके रख दोगे आप, वहां से हमारी बची हुई वैल्यू निकल जाएगी। देखना, अब हम b के बटे में नंबर्स, माइनस के a के बटे में नंबर्स और 1 के बटे में नंबर्स, b के बटे में नंबर्स रखने हो तो b वाले पार्ट को छिपा लो। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन में a का गुणांक माइनस के 1, सेकेंड इक्वेशन सॉरी थर्ड इक्वेशन में a का गुणांक 1, फोर्थ इक्वेशन में a का गुणांक 1, थर्ड इक्वेशन में अचर पद माइनस के 4, फोर्थ इक्वेशन में अचर पद माइनस के 3। ठीक है? माइनस के a बटे a वाले पार्ट को छिपा लो दोनों इक्वेशन से। फर्स्ट में b का गुणांक 9, इक्वेशन फोर्थ में माइनस के 2, ठीक है, अचर पद माइनस के 4 और माइनस के 3। 1 के बटे में अचर पद छिपा लो 9, सही है, और दूसरी इक्वेशन में माइनस के 2। जब अचर पद छिपाने हैं तो a का गुणांक माइनस के 1, सही है, और a का गुणांक 1। क्लियर है? इस तरह से हमारे वैल्यूज आ गई हैं। आप इसको ध्यान से देख लेना एक बार। मैंने पहला चर b माना हुआ है, दूसरा चर a माना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया हुआ है। अब देखो b बटे, स्टूडेंट इस तरह से हमने लिख दिया। अब ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई करेगा, तो b बटे प्लस इंटू माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, माइनस एक माइनस को से लिया, और प्लस इंटू माइनस माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस के a बटे में ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 तिया 27, एक माइनस खुद से, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एकम 9, एक माइनस खुद से, माइनस माइनस प्लस 2, इस तरह से आ गया। तो b बटे माइनस माइनस प्लस 3 और 4 7 बराबर माइनस के a बटे माइनस के 27 और माइनस के 8, तो कितना हो गया? माइनस के 35 लिख दूं क्या? इज इक्वल टू, और ये कितना आ गया? 1 अपॉन 7 आ गया, माइनस से माइनस कटा, तो b बटे 7 इज इक्वल टू a बटे 35 और इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। जिस टाइम पर फर्स्ट को थर्ड के इक्वल रखोगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट को जब हम थर्ड के इक्वल रखेंगे तो b बटे 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7, 7 से 7 कटा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू 1 आ गई। और जिस टाइम पे हम इसको यहीं पे देख लो भाई, जिस टाइम पे हम सेकेंड और थर्ड को आपस में रखेंगे तो a बटे 35 बराबर 1 अपॉन 7, ये डिवाइड में 35 उधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो a इज इक्वल टू 35 बटे 7, 7 पंजे 35, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 5। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद में आई है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, सही है। आप वीडियो को पॉज कर करके भी इसको अच्छे से देख सकते हो। मैं इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ इस क्वेश्चन का ही। स्टूडेंट देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि इन दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं है, उस टाइम पे हमें k की वैल्यू बताओ। तो हमने देखो सॉल्यूशन में हमने क्या किया है कि कोई हल यदि ना हो तो उस टाइम पे a1 अपॉन a2 का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है b1 अपॉन b2 के अनुपात के। तो इसी नॉलेज को हम यूज करते हुए हम क्या करेंगे, a1 क्या होता है? इक्वेशन फर्स्ट में x के गुणांक 3 बटे a2 क्या होता है? इक्वेशन 2 में x के गुणांक 2k माइनस के 1 इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में y का गुणांक b, इक्वेशन सेकंड में y का गुणांक b2 k माइनस 1। तो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये सारा का सारा 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 3k माइनस का 3 इज इक्वल टू 2k माइनस के 1 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 2k माइनस के 1। क्लियर है? ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बनाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बनाएगा, तो 3k माइनस के 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो देखना ये कितना आएगा, 3k में से 2k गए तो k बचा, इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। k की वैल्यू 2 होगी यदि इन दोनों इक्वेशन का कोई हल न हो तो। आप इसे नोट कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 300